इराक बना रहा है न्यूक्लियर वेपन्स। क्या जल्द ही शुरू होने वाला है वर्ल्ड वॉर 3? क्या पिछले 11 महीनों से चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध बदल जाएगा विश्व युद्ध में? क्या रोल होगा इसमें भारत का? भारत के हर गली मोहल्ले में यही न्यूज़ चल रही है कुछ दिनों के लिए। थमा रशिया यूक्रेन का युद्ध फिर से शुरू हो चुका है और दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और रशिया ने तो रोबोट आर्मी भेजने का भी फैसला कर लिया है। दोनों देशों के अपने अपने मित्र देशों की तरफ से मदद मिल रही है और दुनिया भर की वेपन इंडस्ट्रीज इस वॉर का फायदा उठा रही है और दुनिया के हर इंसान के मन में ये एक ही सवाल चल रहा है, क्या ये वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी? तो वही इंडिया और यूएस जैसे देश इस मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन इस युद्ध के साथ साथ एक काफ़ी सीरियस पॉइंट तो याद आया है जब ये खबर मिली है कि इराक ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए और वो उन वेपन्स को चाइना पर इस्तेमाल कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा, क्योंकि अगर चाइना पर हमला हुआ तो वो अपने डिफेंस में पलटवार करने से नहीं रुकेगा। और वही यूक्रेन वॉर में मौजूद रशियन आर्मी भी बगावत करने के काफ़ी करीब है, क्योंकि उन्हें कड़ाके की ठंड में बैटल फील्ड में रहना पड़ रहा है और उन्हें हथियारों की भी कमी हो रही है और उनके अधिकारी उन पर अपना हुक्म चला रहे हैं और उनकी उस हालत का फायदा इराक उठा सकता है और इस युद्ध को अपने फेवर में कर सकता है। यही सब डिबेट आजकल हर न्यूज़ चैनल पर चल रही है। तो वही दिल्ली के हेडक्वार्टर्स में हमारे चीफ भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं और पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तभी उन्हें एक कॉल आती है और सामने वाला कहता है, इराक में न्यूक्लियर वेपन्स बना रही साइंटिस्ट की टीम में से 2 साइंटिस्ट को किसी ने मार दिया है और इराक के एक्सपर्ट्स उन साइंटिस्ट की मौत का इल्ज़ाम आईएसआई से जुड़े आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की पर लगा रहे हैं, जिसे हाल ही में यूएन ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है और हमें उसकी तलाश है। और खबर ये भी है कि कुछ भी हो सकता है, तो हमें जल्द से जल्द एक ऑपरेशन को अंजाम देना होगा और इसीलिए हमें आपके सबसे बेहतरीन एजेंट चाहिए। ये सुनते ही चीफ समझ जाते हैं कि इस ऑपरेशन के लिए कौन सबसे बेस्ट होगा और वो तुरंत ही इस मामले को लेकर एक मीटिंग बुलाते हैं और सबको उनके पास आए इस कॉल और ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। दरअसल उन्हें ये कॉल किया था अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी के एक एजेंट ने, जिन्हें इस मिशन को अंजाम देने के लिए एक साथी की मदद चाहिए ताकि इराक या अब्दुल रहमान मक्की कोई भी इस वॉर की आग में गैसोलीन डालने का काम ना करे। और चीफ को इराक में काम कर रहे हमारे जासूस ने यह भी बताया कि जब से 2 इराकी साइंटिस्ट को मारा गया है तब से वहां पर भी हलचल बढ़ रही है और वो भी कुछ बड़ा करने की प्लानिंग बिल्कुल कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे पाकिस्तानी जासूस ने यह इन्फॉर्मेशन दी है कि दिल्ली में 3 दिन पहले जिस आतंकवादी को पकड़ा गया है वो मक्की के गिरोह का ही आतंकवादी है और वो इस 26 जनवरी इंडिया में कुछ बड़ा करने वाला है। यह अब्दुल रहमान मक्की वही है जो मुंबई में हुए 26/11 के हमले के लिए भी जिम्मेदार है। हेडक्वार्टर्स में हुई इस सीक्रेट मीटिंग में ये तय हुआ कि हमारे जाबाज एजेंट ए अमेरिका स्पाई के साथ इराक जाएंगे और इस ऑपरेशन पीस में उनकी मदद करेंगे। और वही दिल्ली पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा जाता है और साथ ही बाकी के राज्यों जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा को भी रेड अलर्ट दिया जाता है और जगह जगह नाकाबंदी की जाती है और हमारे आर्मी के जवानों को भी स्टैंड बाय रहने के लिए कहा जाता है ताकि किसी भी अनहोनी को होने से रोका जा सके। हमारे एजेंट ए और अमेरिका के स्पाई डिटेक्टिव बी, ये दोनों अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर और नकली पासपोर्ट के जरिए इराक पहुंचने का फैसला किए हैं और ये दोनों एयरपोर्ट पर मिलने वाले थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। इसीलिए इस ऑपरेशन पीस का एक कोड वर्ड रखा जाता है जो था पीस फॉर वर्ल्ड एंड ह्यूमन काइंड, ताकि ये दोनों एक दूसरे को जान पाए और इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। और इस कोड वर्ड की वजह से ये दोनों इराक के एयरपोर्ट पर एक दूसरे से मिल जाते हैं और अपने इस ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम देना है इस बारे में प्लानिंग करते हैं। इनके इस ऑपरेशन का पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले उन्हें इराकी ऑफिसर्स क्या प्लान कर रहे हैं इस बारे में पता लगाना है और उसके बाद उन न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोसेस क्या है और कहाँ तक पहुंची है ये पता लगाना है। और उनका दूसरा स्टेप था कि उन्हें अब्दुल रहमान मक्की के बारे में पता लगाना है कि उसने इराकी साइंटिस्ट को किसके कहने पर मारा और उसका आगे का प्लान आखिर क्या है। इसीलिए दोनों ही ये तय करते हैं कि साइंटिस्ट बनकर इराक के खुफिया सेंटर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि न्यूक्लियर वेपन्स के लिए फ्रांस से 2 साइंटिस्ट को बुलाया गया है और उनके जासूसों ने इन दोनों को उन दोनों साइंटिस्ट की सारी डिटेल्स दे दी थी और ये दोनों ही फ्रांस के उन साइंटिस्ट की जगह लेकर इराकी खुफिया सेंटर में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात बाकी की साइंटिस्ट टीम से होती है।
जो न्यूक्लियर वेपन्स पर काम कर रहे थे। और वहां से उन्हें यह पता चलता है कि उनका आधा काम तो हो चुका है और उन्होंने एक ऐसा न्यूक्लियर बम बनाया है जो आज तक किसी भी देश ने नहीं बनाया। हिरोशिमा नागासाकी पर जो न्यूक्लियर बम अटैक हुआ था, उससे इस बम की कैपेसिटी 300 गुना ज्यादा है। मतलब कि अगर इस बम को इराक चाइना पर फेंकता है तो चाइना का तो नाम और निशान ही मिट जाएगा, लेकिन उसके आसपास के देशों पर भी इस हमले का इफेक्ट होगा। एजेंट ए और डिटेक्टिव बी को जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो काफी चौंक जाते हैं और साथ ही एजेंट ए जब वहां की हेड ऑफिस के पास से गुजरते हैं तब वो ऑफिसर्स को कहते हुए सुनते हैं कि जल्द से जल्द हमें इस बम को बनाने का काम पूरा करना होगा और इस मिशन को पूरा कर दुनिया को दिखाना होगा कि हम किसी से कम नहीं। हमने आज तक लो कॉस्ट में वेपन्स को सप्लाई किया है, लेकिन अब हम इस न्यूक्लियर वेपन की मदद से हमारे बाकी के हथियार ऊंचे से ऊंचे दामों में बेचेंगे। उन ऑफिसर्स की ये सारी बातें सुनकर एजेंट ए को ये बात तो समझ में आ जाती है कि इराक सिर्फ इन न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे रहा है, बाकी असल में वो ये हमला नहीं करने वाला है। तो वही डिटेक्टिव बी को यह इंफॉर्मेशन मिलती है कि इराक ने रशिया के साथ डील की है और वो जरूरत पड़ने पर वो उन्हें सारे वेपन्स की सप्लाई करेंगे। और जब डिटेक्टिव दो ऑफिसर्स को ये कहते हुए सुनते हैं कि अब इराक ने रशिया को देने वाली इस सप्लाई की डील पर रोक लगाने का फैसला किया है, तब वो समझ जाते हैं कि हाल में चल रही वॉर में रशिया के पास हथियार क्यों नहीं है। और साथ ही उन्हें इराक के मकसद भी समझ आ जाता है कि इराक चाहता है कि रशिया में हथियारों की सप्लाई ना हो और रशियन आर्मी बगावत पर उतर आए। ये सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद एजेंट ए और डिटेक्टिव बी बिना किसी नजरों में आए उस सेंटर से निकल जाते हैं और उनके ऑपरेशन पीस का पहला स्टेप पूरा हो जाता है। और अब वो अपने दूसरे स्टेप को अंजाम देने के लिए इराक में मौजूद इंडियन स्पाई से मिलते हैं, जिनके पास अब्दुल रहमान मक्की की इंफॉर्मेशन थी और वो तय की हुई जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही उस इंडियन स्पाई की मौत हो जाती है और बाकी के आतंकवादी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन एजेंट ए और डिटेक्टिव बी अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे और दोनों मिलकर उन आतंकवादियों पर हमला कर देते हैं और उस खाली पड़े वेयरहाउस में जमकर फाइटिंग होती है, जिसमें काफी सारे आतंकी मारे भी जाते हैं और एजेंट ए उनके लीडर के पैर पर गोली मार देते हैं, जिसके बाद उसके सारे आतंकी गोलियां चलाना बंद कर देते हैं और इस आतंकी लीडर को बंदी बनाकर इंडिया ले जाने का प्लान बनाया जाता है और वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर, उसका हुलिया बदलकर और नकली पासपोर्ट का इंतजाम करके उसे इमरजेंसी फ्लाइट से इंडिया ले आते हैं और डिटेक्टिव बी इस सारी इंफॉर्मेशन के साथ अमेरिका लौट जाते हैं और एजेंट ए उस आतंकी लीडर को सीधा हेडक्वार्टर ही ले आते हैं और फिर उससे पूछताछ की जाती है और 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद वो अपना मुंह खोलता है और ये कबूल करता है कि वो अब्दुल रहमान मक्की का ही आदमी है और उसी ने उन इराकी साइंटिस्ट को मारा था ताकि पाकिस्तान इराक को मदद करने के बहाने उससे अच्छे संबंध बना पाए और उस न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर पाए। और साथ ही वो ये भी बताता है कि दिल्ली में 26 जनवरी के दिन उन्होंने कहाँ कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान बनाया था और तुरंत ही उन जगहों पर पुलिस और आर्मी की एक टीम पहुंचती है और उन्हें वहां से बम मिलते हैं जिनका टाइमर 26 जनवरी सुबह 11 बजे का सेट किया गया था। और इस तरह से इंडिया और अमेरिका का ये ऑपरेशन पीस यहाँ पूरा होता है। लेकिन ये दोनों ही नेशंस तय करते हैं कि इस रशिया यूक्रेन की वॉर में जब भी कभी ज़रूरत पड़ी वो इस ऑपरेशन को फिर से शुरू करेंगे। और ऐसे ही एक ऑपरेशन पर बेस्ड होगी टाइगर की अपकमिंग फिल्म ईगल। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।